हेलो स्टूडेंट, इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट और हम शुरू करते हैं आर्चीव से। आर्चीव और लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं। लाइब्रेरी तो आप ज़्यादा फैमिलियर हो इस शब्द से। आर्चीव का मतलब एक प्लेस होता है, ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखी जाती हैं, वो स्टोर की जाती हैं। टुडे ऑल नेशन एंड स्टेट्स, आज सब राष्ट्रों और राज्यों के पास, गवर्नमेंट के पास आर्चीव हैं ताकि वो अपने जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो रख सकें। तो आर्चीव ये होती है, एक तरह के संग्रहालय होते हैं। अगर आप कभी विजिट करो दिल्ली संग्रहालय, जो हमारा सबसे बड़ा संग्रहालय है, उसमें मुग़ल काल के, तुगलक काल के डॉक्यूमेंट रखे मिलेंगे। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, तो कैसे लिखते होंगे? हाथ से। मैन्युस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखी हुई लिपि होती है उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। उनको जो है वो कई बार जो हाथ से लिखी हुई बुक्स पढ़ने में दिक्कत क्या होती है, एक तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, दूसरी बात जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए वो समय समय पर चेंज होते रहे। उनमें क्या हुआ, उनमें बदलाव आता रहा और वो समय के साथ साथ जो उसमें घटनाएं दी गई थी वो इतनी मतलब एक दूसरे से डिफरेंट हो गई। तो हिस्ट्री के लिए हम इन पे इंफॉर्मेशन तो मिलती है, लेकिन हम पूरी तरह से इसे सच मान लें ये सही नहीं है। नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डे, सो सब्सक्राइब copied manuscript by hand. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. ये एग्जाम्पल दिया हुआ आपका, जब आप किसी दोस्त से कॉपी मांगते हैं तो उसकी कॉपी को कॉपी करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसकी दोस्त की जो हैंड राइटिंग है उसको पहचानने में आपको मुश्किल हो सकती है। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है फ्रेंड्स की कॉपी में डिफरेंट लिखा हो। इस तरह भी इतिहास भी ऐसे ही बदलते रहते हैं। बाद में आने वाले लेखकों ने उसमें कुछ जोड़ दिया या उसका कुछ मतलब निकाल लिया। तो इस तरह से जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं वो बदलती रहती हैं। अब ये एक लेखक दिखाया गया है जो एक पेंटिंग कर रहा है कॉपी को, मैन्युस्क्रिप्ट को। दिस पेंटिंग इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाई 7.1 सेंटीमीटर इस साइज़। मतलब ये साइज़ बहुत छोटा है, 10 सेंटीमीटर का क्या साइज़ होगा। और बिकॉज ऑफ इट साइज इट इज़ कॉल्ड मिनिएचर। आप ड्राइंग में पढ़ते हो मिनिएचर जो चित्रकारी होती है। मिनिएचर मैंने छोटे छोटे चित्रों के द्वारा किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करना, ठीक है, और उसको मतलब सजाना एक तरह से छोटे चित्रों के द्वारा। जैसे छोटे बच्चों की बुक होती हैं या आपकी बुक होती हैं, चित्रों के द्वारा ज़्यादा समझ में आती हैं। तो उस टाइम भी एक रिवाज था, खासकर ये मुस्लिम काल में ये रिवाज था कि जो बुक्स कंपाइल की जाती थी उसमें छोटे छोटे चित्र या मिनिएचर बना दिए जाते थे। ये दिखाई गई है आपकी लिपि कि एक भाषा की लिपि दूसरे से कैसे भिन्न होती थी। ये भी लिपि है, ये अरबी और फारसी की लिपियां हैं और इसमें दिखाया गया है। और ये आपको इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इनको पढ़ना कितना मुश्किल है, कितने स्टाइल से ये लिखी गई चीज़ें हैं। जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग पर्शियन एंड अरेबिक डिफ़िकल्ट। जो पर्शियन और अरेबिक भाषा थी उनको रीड करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उनका स्टाइल लिखने का अलग अलग था। अब इसमें दो तरह की लिपियाँ थी। लिपि होती है जिस स्टाइल में कोई भाषा लिखी जाती है। एक थी नास्टालिक स्टाइल, और जो लेफ़्ट से लिखी जाती थी, ऐसे लेफ़्ट से, यहाँ से शुरू होते हैं बाएं से, जैसे हिंदी लिखी जाती है। इज़ कर्सिव एंड ईजी टू रीड, वो कर्सिव राइटिंग में होती थी, उसको पढ़ना बड़ा आसान था। दूसरी ओर शिकस्ते नाम की एक हैंड राइटिंग थी जो बहुत ही गहरी होती थी और वो डिफ़िकल्ट होती थी। जैसे जैसे देखो कैसे अक्षर जो है एक दूसरे के ऊपर हमें चढ़े हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह की भाषाओं को पढ़ना आसान नहीं होता। सम टेक्स्ट बिकम सब्सिक्वेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एक जो टेक्स्ट है वो दूसरे से अलग हो जाती। दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट टू अदर टुडे। और हमें पता ही नहीं चलता इनमें से ओरिजिनल कौन सी है
ओरिजिनल होगी तो हमें ओरिजिनल घटनाओं का पता चलेगा। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। और ये हिस्टोरियन के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से कौन सी ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो है। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स। और कई बार क्या होता था, जो ऑथर होते थे उस टाइम के लिखने वाले थे, वो अपनी कर्म जो डेट तिथिवार लिखते थे। क्रॉनिकल का मतलब होता है तिथिवार लिखना। वो समय आने पर अपनी जो बुक है उनको एडिट करते थे डिफरेंट टाइम पे। तो एक टाइम पर जो लिखी हुई बुक है वो दूसरे टाइम पर लिखी हुई बुक से क्या हो जाते थे, डिफरेंट होती थी। जैसे एक क्रॉनिकलर का नाम दिया हुआ है जियाउद्दीन बर्नी। ये बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, भारत में आए थे ये। रोट ए क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अदर वर्जन 2 ईयर लेटर। एक उन्होंने 1356 में लिखी, दूसरी उन्होंने 2 साल बाद लिखी। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियन डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s। अब जो हिस्टोरियन है उनको दूसरी वाली किताब जो 1358 में लिखी गई वही मिली। वो 1960 तक उन्होंने बहुत सारे फैक्ट जो हैं वो इसमें से दे दिए, ये मिली ही नहीं। और जब ये मिली तो जो इस वाली ये बुक थी 1758 में लिखी गई बुक थी, वो काफ़ी डिफरेंट तथ्य मिले जो उससे। इस वजह से हिस्ट्री कभी हम मतलब विश्वास करने योग्य नहीं होते जब तक हम पूरी चीज़ें नहीं मिलती। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं भाई जो लाइब्रेरीज में या रखी या कहीं किसी के घर रखी या मंदिर में रखी, ख़राब हो गई हैं, चोरी हो गई हैं, क्योंकि ये दुर्लभ चीज़ें होती हैं ना, तो चोरियां भी बड़ी जल्दी होती हैं इनकी। उसके बाद है द स्टडी ऑफ बिटवीन। इस वजह से जो 700 ईस्वी में स्टडी हुई और 1750 तक जितनी भी स्टडी हुई वो हिस्टोरियन के लिए पढ़नी बड़ी चैलेंजेस थी, क्योंकि ये हाथ से लिखी हुई थी, छापे खाने का आविष्कार तब तक हुआ नहीं था। और समय के साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट होता है, लिखने का स्टाइल भी डेवलप होता है। तो जो 700 साल पहले लिखी हुई चीज़ थी वो धीरे धीरे 1-2 डेकेड्स के बाद या सेंचुरीज़ के बाद उनका स्टाइल चेंज होने लगा। तो हर बुक का स्टाइल नया नया मिलेगा, तो ये हिस्टोरियन के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड इट्स देयर अपीयरेंस। मैंने बताया ना डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ गई थी, लाइक द पर्शियन व्हील। बहुत सारी जो नई नई प्रगति कर ली थी इंसान ने। जैसे पहले जो है उसके लिए इरिगेशन के लिए क्या होता था, कुएं से ऐसे पानी निकाल लिया जाता था, ऐसे कुएं होता, यहाँ से कुछ एक व्हील बांधा जाता और यहाँ से बाल्टी लेकर ऐसे पानी निकाला जाता। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य ने खोज की, एक रहट का आविष्कार हुआ। यहाँ जो बैल वगैरह चलते थे, रहट घुमाई जाती और यहाँ बहुत सारे पीपे पानी के लिए या जो पानी के कैन के लिए बाल्टी वगैरह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये रहट घूमती, बहुत सारे जो कैन एकदम भर के आती थी। तो ये भी एक आविष्कार था जिसे रहट बोलते हैं। अगर आप अपने दादा या पापा से बात करें तो ये रहट अभी तक 20-30 साल पहले खेतों में हुआ करती थी। फिर कपड़ा बुनने के लिए स्पिनिंग व्हील का, घूमने वाले व्हील का जो जुलाहे थे वो प्रयोग करने लगे। जैसे चरखा पहले हो सकता है हाथ से बनाते हो। और उसके बाद है बहुत सारे एंड फियर्स आर्म्स इनकोबेट न्यू फूड्स। अब भारत में क्या था, नए नए जो लोग आ रहे थे दूसरे देशों से, वो नए नए फूड लेकर आ रहे थे नए सब कॉन्टिनेंट में। जैसे पोटैटो है वो पुर्तगाल से आया है, कॉर्न जो है वो लैटिन अमेरिका के देशों से आया, कॉर्न, चिली, टी पुर्तगालियों आई, टी जो है मध्य एशिया से आई, कॉफ़ी और टी जो है मध्य एशिया जो अरब लेकर आए। तो इस तरह से भारत में भी नए नए जो स्टाइल थे, लाइफ स्टाइल थे या सोसाइटी के जो रूल्स थे वो धीरे धीरे चेंज हो रहे थे और ये चेंज लिखने में भी आ रहा था। Come along with the people who brought other ideas and
them as well। जब बाहर से लोग आ रहे थे वो नए नए विचार भी लेकर आ रहे थे। एज ए रिजल्ट दिस वाज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेज। और इस टाइम बहुत सारे चेंज आ रहे थे समाज में, उनकी इकोनॉमी में, समाज के रहन सहन में, म्यूज़िक में, डांस में, बुक्स में, बहुत सारी जो लाइफ है वो चेंज हो रही थी। जो सामाजिक बंधन थे पहले और तरह के थे, अब नए नए आ गए। जैसे पर्दा प्रथा है, हमारे देश में पर्दा प्रथा पहले नहीं थी। उसके बाद जैसे सलवार सूट, ये अरबियन लोग लेकर आए। फारसी, उर्दू जो लिपि है हमारे देश में यूज़ की जाती है, वो मध्य एशिया से आई। तो इस तरह से जैसे जैसे माइग्रेशन शुरू होता है, लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, तो क्या होता है, चेंजेस भी लेकर आते हैं। उस टाइम ग्रेट मोबिलिटी हो रही थी। भारत को एक हब माना जाता था कि भारत में बहुत ज़्यादा सोने की चिड़िया है, जीडीपी बहुत ज़्यादा सबसे सारे वर्ल्ड में ज़्यादा थी, सोना बहुत था। तो इस वजह से जो बहुत सारे देशों के लोग हैं, जो खासकर जो मध्य एशिया से, इधर मध्य एशिया से, यूरोप से भारत में आ रहे थे। और भारत में जब वो कोई भी किसी भी देश में जाता है तो अपने साथ नए नए आइडियाज़ लेकर जाता है, पहनावा लेकर जाता है, खाने पीने का स्टाइल लेके जाता है। दिस वाज द पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी होता है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, बसना। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल्ड अलोंग डिस्टेंस इन ए सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। लोग ग्रुप्स में जाते थे, जिन्हें कारवां बोलते थे, दूसरे देशों में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमिनेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू करव ए फॉर्चून। और जो ये सब कॉन्टिनेंट था, ना कि इंडिया ही, ये पूरा का पूरा उपमहाद्वीप, मैंने उपमहाद्वीप बता दिया आपको, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका का जो इलाका है वो सारा सब कॉन्टिनेंट में आता है। तो यहाँ लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए आते थे और समझते थे कि यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत। देखो नई नई कल्चर समाज में कैसे पैदा हुआ। भारत हिंदू समाज जब शुरू हुआ, हिंदू भी शब्द नहीं था, बाद में आया था। जो हमारा सनातन या प्राचीन एशियंट हिस्ट्री थी, उसमें जाति बंधन कठोर नहीं थे, वो कर्म के आधार पर थे। एक व्यक्ति अगर कुम्हार होता था, जरूरी नहीं था उसका बेटा भी कुम्हार हो, जातियाँ नहीं थी। लेकिन जब जैसे जैसे मध्यकालीन समाज आया, उसमें डिफरेंट किस्म के प्रोफेशन पैदा हुए, उद्योग धंधे पैदा हुए, लोग हैं नए नए काम पे लग गए, और एक महत्वपूर्ण जाति सिस्टम शुरू हो गया। और वो जाति सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। जैसे एक नई कैटेगरी पैदा हुई और नई नई जातियां बन रही थी, जातियों में जातियां बन रही थी। जो आज स्वरूप देखते हो ना जाति बंधन का, वो मध्यकालीन की देन है। उस टाइम युद्ध बहुत होते थे, बाहर से आक्रमणकारी आ रहे थे, और जो हिंदुस्तान के राजा थे वो आपस में लड़ रहे थे। ऐसे में उन्हें वीर सोल्जर्स की ज़रूरत थी, और वो वीर सोल्जर जो लड़ते थे वो उनकी महत्ता ज़्यादा थी। वही मेन समाज की मेन कास्ट बन जाते थे। देखो काम के साथ वैल्यू होती है। जिस समाज में जिस कास्ट की या जिस कार्य की, एक्शन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वही जाति महत्वपूर्ण बन जाती है। और उस टाइम जो राजपूत व्यक्ति थे, इनका जो उदय है वो बताते हैं कि 13वीं शताब्दी में हुआ था अग्निकुंड से। और इसमें राजपूत में चौहान, सोलंकी, प्रतिहार, परमार, ये इस तरह के राजपूत वंश थे 4। और ये सूर्य चंद्रवंशी और सूर्यवंशी अपने आप को मानते थे। ये लड़ते थे, अपना राज्य था उनमें भी लड़ते थे, और राजाओं को लड़ने के लिए अच्छे सोल्जर चाहिए थे तो राजपूत भर्ती कर लेते थे। राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र, और ये क्षत्रिय जाति मानी जाती थी। इनकी ग्रुप ऑफ वॉरियर था, योद्धा थे, लड़ने वाले थे, और बहुत वीर माने जाते थे और वफादार भी माने जाते थे। हर राजा चाहता था कि राजपूत जो है उनकी सेना में भर्ती हो। देखो ये रहट मैंने दिखाई थी, इस तरह से ये घूमता था पहिया और पानी ऊपर आता था। ये देख लेना, नेट पे भी मिल जाएगी। तो इस तरह से जो चिफ्सियन मुखिया, जो हेड
बनने की थी राजपूत की, वो कमांडर बन गए राजाओं की आर्मी में। वो हर मोनार्क में, हर सब कॉन्टिनेंट के हर पार्ट में, भारत के ही नहीं, अफगानिस्तान जो इलाका है उसमें, नेपाल भूटान जो भी इलाके थे उसमें राजपूत भर्ती होने लगे। क्यों भर्ती होने लगे? एक तो वो क्या थे, एक्सट्रीम वॉल्यूर, उनमें बहुत वीरता थी और वो वफादार बहुत थे। जैसे सिर कटा देंगे, झुकाएंगे नहीं, अपने वचन के पक्के, अपने वचन से न फिरना, ये सब राजपूतों के विशेषताएं थी। और उनके कुछ पोएट होते थे जिसे बोलते थे चारण भाट, चारण और भाट। ये लोग ऐसे थे, जब ये युद्धों में जाते थे तो इनकी वीरता में कविताएं लिखते थे। जो सांग और नौटंकी ये देखते हो आप, या वीरता के गीत हैं वो देखते हो, ये उसी टाइम की देन है। रागनियां देखते हो आप, वो किसी न किसी राजा या राजपूत की वीरता के लिए गाई जाती थी। उनके किस्से लोगों के सामने पेश किए जाते थे ताकि जो युद्ध में लड़ने वाले सैनिक हैं इन राजपूतों से प्रेरणा ले सकें। और उसके साथ साथ जो मराठे थे, शिवाजी, सिख, जट और अहोम, कास्थ, एक वीर जातियां पैदा हुई जो मध्य भारत में इनकी बहुत दबदबा था। जैसे कैसे कास्ट बदलती है, मराठों को अक्सर ये माना जाता था कि ये निम्न कैटेगरी में आते हैं, जाति में आते थे। लेकिन जैसे ही शिवाजी ने मराठा राज्य का स्थापना की और मराठे बड़े वीरता से लड़े और काफ़ी वर्षों तक इनका शासन रहा, तो क्या है, मराठे भी एक वीर जाति कहलाने लगी। सिख जो है, सिख धर्म की स्थापना 1499 में गुरु नानक ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने इनको सैनिक के रूप में संगठित करना शुरू किया, गद्दियाँ स्थापित हुई। बाद में ही तो सिख पैदा हुए। इसी तरह एक नई जाति जट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली में राजा चूड़ामल और सूरजमल ने जाट राज्य की स्थापना की और जाटों को भी बहुत वीर माना गया। उसके बाद जो कास्थे जाति थी, ये भी एक नई जाति पैदा हुई, क्योंकि उस समय लिखने का काम बहुत ज़्यादा हुआ, तो जो लिखती थी जातियाँ उसको कास्थ्य बोला गया। आल्सो द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम पोलिटिकली इम्पोर्टेंट। उसके बाद थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज ए ग्रेजुअल क्रीलिंग, और इस टाइम क्या होती थी, सभ्यताओं का विकास होना शुरू हो गया, टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो गया। इस वजह से क्या हो गया, पॉपुलेशन बढ़ने लगी और फॉरेस्ट को साफ करने के नए नए तरीके आ गए, एग्रीकल्चर विस्तृत करने के, क्योंकि पता चल गया लोगों को कि एग्रीकल्चर में बहुत फ़ायदा है। उन्होंने जंगलों को साफ कर दिया, वो जंगलों में बसने लगे। अब जंगली जो जातियां थी बेचारी, फॉरेस्ट डेवलपर हुआ करती, वो वहाँ से मूव कर गई, वो वहाँ से चली गई। और जो है अब क्या है, नए नए तरीके हल जोतने के आ गए, धरती जोतने के नए नए तरीके आ गए, नए नए तरीकों से खेती होने लगी। और जो पीजेंट थे, किसान थे, वो एक नया स्टेटस उन्हें समाज में मिला, वो एक महत्वपूर्ण समाज का हिस्सा बन गए। और कुछ किसान जिनके पास ज़मीन थी, उसमें भी कैटेगरी पैदा हो गई। एक लैंडलॉर्ड्स थे जो बहुत ज़मीन के मालिक थे, इस तरह के किसान बहुत प्रभावशाली हो गए। कुछ लोग थे जिनके पास ज़मीनें कम थी, वो उनकी कैटेगरी कम रखी गई, वो गरीब किसानों में आते थे। तो इस तरह से समाज जो है भिन्न भिन्न जातियों में बट गया और कास्टों में भी कास्ट पैदा हो गई। इसी तरह जैसे द न्यू पीजेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगेन टू इन्फ्लुएंस बाय द रीजनल मार्केट, जो क्षेत्रीय मार्केट होती थी उनमें किसानों का दबदबा हो गया। चिफेशियन, प्रीस्ट, मोनास्ट्री और टेम्पल, और जिन जिन किसान धनवान हुए तो उन्होंने टेम्पल्स और मोनेस्ट्री बनाने शुरू कर दी, वहाँ दान देने शुरू कर दिए, पैसे देने शुरू कर दिए। और वो जो है, जैसे जजमानी प्रथा होती है ना कि ये इसका मंदिर है, ये मंदिर उसने बनवाया, तो उन मंदिरों में विशेष उन्हीं की पूजा होने लगी। पहले वो पूजा करते थे, बाद में आम जनता पूजा करती थी। तो मोनेस्ट्री और टेम्पल में भी उनका दबदबा फैल गया। दे बिकम द पार्ट ऑफ लार्ज कम्प्लेक्स सोसाइटी, और वो जो हमारी सोसाइटी वो बड़ी कम्प्लेक्स हो गई, बड़ी जटिल हो गई। वो टैक्स पे करते थे राजाओं को,
सैनिक भेजते थे, वस्तुएं भेजते थे, जो वहाँ के लोकल राजा थे उनके लिए वो महत्वपूर्ण बन गए। इस तरह से उनकी एक सामाजिक सिग्निफिकेंस जो होती है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, आर्थिक महत्व उनका बढ़ गया। अब ये शब्द देख लेना जो ग्रोसरी में आते हैं। रेफर टू द इन्वायरमेंट। हैबिटेट का क्या मतलब होता है? कहीं की बसावट। रेफर टू द इन्वायरमेंट ऑफ ए रीजन एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट। ये सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट होता है। इन वर्ड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया करो। उसके बाद जो है लोकल लॉर्ड्स को वो फूड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, उनका महत्व बहुत ज़्यादा हो गया किसानों का। वो कैटल रखते थे, पशु रखते थे, और उनकी जो धनवान होने की जो प्रतीक था वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन और उनके पशु हुआ करते थे। अब जो जातियां हैं वो जातियों, जो समाज है वो जातियों में बट गया। जाति से सब कास्ट, सब जातियां पैदा हो गई, उपजातियां जिसे कहते हैं। आप देखोगे कई ब्राह्मणों के घरों में शादियां नहीं करते, क्योंकि वो मानते हैं कि ये ब्राह्मण हमारे जैसे ब्राह्मण नहीं है। ये भी एक पैदा हुई थी। तो और इसके साथ ही जो हमारे जो प्राचीन कानून थे वो टूट गए थे। प्राचीन कानून हमारे बहुत अच्छे थे, नेचुरल कानून हुआ करते थे, नेचर के करीब थे, लेकिन अब जो वेद पुराणों पर आधारित थे। अब जो है क्योंकि उस टाइम ये माना जाता था कि भगवान हमारा लॉर्ड है। अब ये माना जाने लगा कि जो विलेज पंचायत है उसके मुखिया हैं वही लॉर्ड्स हैं, वही कानून बनाएंगे, उन्हीं कानून के अनुसार चलेंगे। और जो अगर कानून जाति के बंधनों को कोई तोड़ेगा, जाति बंधन बोले जाए, जैसे खाप सिस्टम शुरू हुए, वही जो लोगों के जीवन को रेगुलेट करते थे, उनके नियम बनाते थे। और अगर जाति बंधन कोई तोड़ता तो जाति पंचायत ही उसका फैसला करती, उसी को वो सजा देती। और इस तरह से जो एक पंचायत थी वो एक राज्य के अंदर ही है कि ऐसी समाल यूनिट बन गई जो अपने फैसले या अपने जो जीवन है वो खुद रेगुलेट करती थी। थैंक यू।